नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। अब हम लोग कक्षा 12वीं की जीव विज्ञान का प्रथम चैप्टर जीवों में जनन को हम लोग देखते हैं। तो चलिए, पहला चैप्टर है हमारा जीवों में जनन। वैसे तो इसके बारे में हम लोग पिछली कक्षाओं में भी, जैसे 10वीं कक्षाओं में भी एक चैप्टर था प्रजनन, उसको पढ़े हैं। यहाँ पर हम लोग उसको थोड़ा सा विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। सबसे प्रथम हम लोग प्रजनन और जनन इसकी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि जनन में प्र उपसर्ग लगा हुआ है, उससे यह प्रजनन होता है। जैसे एक सिंपल में हम लोग समान रूप से उपयोग करते हैं रिचार्ज, यानी कि चार्ज में री शब्द लगा हुआ है। यहां पर भी इंग्लिश में री शब्द लगा हुआ है, रिप्रोडक्शन। प्रोडक्शन का मतलब होता है किसी चीज को तैयार करना, निर्माण करना, और रिप्रोडक्शन मतलब उसको पुनः पुनः तैयार करना। तो किसी फैक्ट्री में अगर किसी चीज का निर्माण होता है तो उसको हम लोग कहते हैं प्रोडक्शन। लेकिन मनुष्य का या अन्य जीवों का प्रोडक्शन किसी फैक्ट्री में नहीं हो सकता है। वह जीव ही अगले जीव को उत्पन्न करने की क्षमता रख सकता है। तो इसीलिए इसको रिप्रोडक्शन कहते हैं, क्योंकि जो जीव का निर्माण हुआ है वह जीव जो है पुनः अपनी तरह की संतान उत्पन्न करने की क्षमता रखता है, इसीलिए यहां पर इसको कहा जाता है रिप्रोडक्शन। चलिए, तो ये तो जनन और प्रजनन की बात है, लेकिन वैसे सामान्यतः दोनों शब्द एक ही हैं। हम लोग अब इसकी परिभाषा के साथ इसको आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। प्रजनन शब्द या रिप्रोडक्शन शब्द, इसकी अंग्रेजी में परिभाषा होती है, इट इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस in which an individual gives rise to an offspring similar to itself। मतलब यह होता है कि इट इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस, यह एक प्रकार का की जैविक प्रक्रिया है। इन विच एन इंडिविजुअल गिव्स राइज, मतलब एक जनक जो है वह अपने समान ऑफस्प्रिंग को, संतति को तैयार कर सकता है। तो प्रजनन की परिभाषा हो जाती है, एक सामान्य परिभाषा होती है कि अपने समान जीव को उत्पन्न करने की प्रक्रिया जो है सो जनन कहलाती है। क्योंकि यह बायोलॉजिकल प्रोसेस है, इसीलिए यहां पर बायोलॉजिकल जैविक प्रक्रिया है, इसीलिए यहां पर बायोलॉजिकल प्रोसेस रखा हुआ है। हिंदी में इसकी परिभाषा हो जाती है कि जनन एक जैविक प्रक्रिया है। जनन एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें जनक अपने समान संतति को उत्पन्न करता है। मतलब जनन जो है एक प्रकार की जैविक प्रक्रिया है, यह सिर्फ और सिर्फ जीव में होता है। इसमें जनक जो है अपने समान संतति को या अपनी समान संतान को उत्पन्न करता है। यह प्रक्रिया जो है सो जनन कहलाती है। अंग्रेजी में के इसके डिफिनेशन में अगर चलते हैं हम लोग तो देखते हैं, इट इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस, यह एक जैविक प्रक्रिया है। बायोलॉजिकल यानी कि जैविक प्रक्रिया है। इन विच एन इंडिविजुअल गिव्स राइज टू एन ऑफस्प्रिंग टू सिमिलर टू इटसेल्फ, वह अपने समान एक नई संतान को उत्पन्न करता है। यानी कि जनन एक ऐसी जैविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीव यानी कि जो जनक जीव होते हैं वह अपनी समान संतति को उत्पन्न करते हैं। यह प्रक्रिया है जो है वह जनन कहलाती है। आगे चलते हैं। आगे इसकी बिंदु जो है वह है जीवन अवधि, लाइफ स्पान। लाइफ स्पान क्या होता है? जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि जीवन अवधि, तो जीवन काल, जितने दिन तक जीव जीवित रहते हैं
उसको कहा जाता है जीवन अवधि या जीवन काल। कहने का तात्पर्य यह है कि जीव का जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक, यानी कि एक जो सामान्य किसी भी जीव की एक आयु होती है, जैसे हम लोग देख रहे हैं कि हाथी की आयु जो है सो 65 से 70 वर्ष तक निर्धारित है। हो सकता है कि कोई पहले भी मर जाए, लेकिन वह एक्सीडेंटल हो सकता है। जो उसकी एक निश्चित अवधि है वह नहीं होता है, लेकिन उसकी जो निश्चित अवधि है हाथी की 65 से 70 वर्ष, या घोड़े की आयु जो है 50 से 60 वर्ष, कुत्ते की आयु जो है 20 से 25 वर्ष, गाय की आयु जो है 20 से 25 वर्ष। एक जो धान का पौधा होता है राइस प्लांट्स, उसकी आयु 3 से 4 महीने। बनियान ट्री, उसकी आयु जो होती है 200 वर्ष। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक की अवधि को, उतने समय के काल को जो है तो जीवन अवधि कहा जाता है। उदाहरण भी देख ही रहे हैं। अब चलते हैं हम लोग जनन की विधियों के पास में। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी कि जनन कितने प्रकार के हैं। तो मूल रूप से जनन को 2 भागों में बांटा गया है, उसकी 2 विधियां हैं। एक है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि अलैंगिक प्रजनन, और दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि लैंगिक प्रजनन। दोनों को हम लोग थोड़े से विस्तार से देखने का प्रयास करते हैं। सबसे प्रथम चलिए हम लोग चलते हैं अलैंगिक प्रजनन के पास में। तो सबसे पहले बात आती है अलैंगिक प्रजनन की परिभाषा की। एकमात्र जनक जीव से उस नए जीव का उत्पन्न होना अलैंगिक प्रजनन कहलाता है। एकमात्र जनक जीव से नए जीव का उत्पन्न होना अलैंगिक प्रजनन कहलाता है। इसमें अगर इसके नाम की चर्चा करें कि अलैंगिक प्रजनन किसको कहते हैं, तो जैसा नाम से स्पष्ट है कि अलैंगिक यानी कि अ मतलब नहीं, लैंगिक यानी कि लैंगिक कोशिका। लैंगिक कोशिका के बिना, लैंगिक कोशिका की अनुपस्थिति में भी जीव जब अपनी तरह के संतान को उत्पन्न कर देता है तो वह अलैंगिक प्रजनन कहलाता है। इसके कुछ बिंदु भी हैं, उसको भी हम सरसरी निगाह से देखने का प्रयास करते हैं। कि पहला बिंदु है, इसमें युग्मक की आवश्यकता नहीं होती है। अभी चर्चा हो चुकी है इसकी कि इसमें युग्मक का निर्माण नहीं होता है, और जो विभाजन होता है वह समसूत्री विभाजन होता है। यानी कि केंद्रक में क्रोमोसोम की संख्या उतनी ही रहती है, समसूत्री। यानी कि क्रोमोसोम की संख्या अगर 12 है तो फिर इसकी संतति कोशिका में भी क्रोमोसोम की संख्या उतनी ही रहेगी, यानी कि समसूत्री विभाजन होता है इसमें। तो नेक्स्ट बिंदु आता है अलैंगिक प्रजनन सामान्यतः निम्न वर्गीय जंतुओं में होता है। तो अलैंगिक प्रजनन की बात अगर करें तो यह जटिल जीवों में नहीं होता है। यह सामान्यतः प्रायः जो है वह निम्न वर्गीय छोटे जीवों में होता है। जटिल जीव में लैंगिक प्रजनन ही होता है। दूसरी बात आती है कि इसमें संतान जनक के समरूप होते हैं, यानी कि इसमें जो संतान होते हैं, इसकी संतति जो होती है वह कंप्लीट रूप से हूबहू अपने जनक के समान होते हैं। यानी कि जो भी क्रोमोसोमल जिस प्रकार से भी उसकी संरचना है, उसी प्रकार से उसकी संतान की भी संरचना होती है। अगर
जनक में डिजीज है तो वह डिजीज जो है उनकी संतान में भी होगी। अतः इसको जो है सो क्लोन भी कहते हैं। क्लोन मतलब यानी कि उसका एक पार्ट, उसका एक भाग, उस जीव का एक छोटा सा रूप, तो इसको क्लोन कहते हैं। तो यह जो है इसमें जनक जीव के कंप्लीट रूप से यह समरूप होता है, उसी के समान होता है, इसीलिए इसको क्लोन भी कहते हैं। जनन की दर जो होती है, वृद्धि करने की जो दर होती है, वह अलैंगिक जनन में लैंगिक जनन की अपेक्षा जो है सो बहुत ही तीव्र होती है। यह तीव्र गति से जो है सो जनन करने में सक्षम होता है, अपनी संख्या में को बढ़ाने में सक्षम होता है, इस प्रकार के जीव। अब दूसरी बात आती है कि अलैंगिक जनन को एकल जीव जनन भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें केवल एक ही जीव भाग लेते हैं। क्योंकि एकल जीव जनन, क्योंकि इसमें एक ही जनक भाग लेता है, इसीलिए इसको एकल जीव जनन कहा जाता है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि अलैंगिक प्रजनन की जो कुछ विशिष्ट गुण हैं, यहां पर हम उसकी चर्चा की है। अब हम लोग चलते हैं कि अलैंगिक जनन के प्रकार। अलैंगिक जनन मतलब किन किन प्रकार से अपनी संतान को उत्पन्न कर सकता है, कौन कौन सी इसकी विधियां हैं जिसके माध्यम से अलैंगिक जनन होता है। तो इसमें सर्वप्रथम हम देखते हैं द्विविभाजन यानी कि बाइनरी फिजन एक, दूसरा विजाणु जनन यानी कि स्पोर फॉर्मेशन, तीसरा मुकुलन यानी कि बडिंग, चौथा कलिका यानी कि गेम्यूल्स, पांचवा खंडन यानी कि फ्रेगमेंटेशन, छठा पुनर्जनन यानी कि रीजनरेशन। तो इस छह प्रकार के हम लोग विधियों को बारी बारी से अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। तो सर्वप्रथम हम द्विविभाजन की ओर चलते हैं। द्विविभाजन यानी कि बाइनरी फिजन, जैसा कि नाम से भी स्पष्ट है कि द्विविभाजन यानी कि दो भाग में बट जाना। इंग्लिश में अगर कहें तो बाइनरी फिजन यानी कि बाय मतलब टू, डाई मतलब भी टू, बाय मतलब भी टू होता है। तो बाय मतलब दो, फिजन बाइनरी फिजन यानी कि दो भाग में बट जाना। तो इसकी परिभाषा होती है, इसमें जनक जीव जो है विखंडित या विभाजित होकर के दो भागों में बट जाता है। लेकिन एक बड़ी विशेषता है यह कि दोनों भाग बराबर होते हैं, यानी कि जनक जीव से दोनों जो उनकी संतान होती है वह कंप्लीट रूप से एक समान होती है। तो जनक जीव से, इसमें जनक जीव विभाजित या विखंडित होकर के दो नए जीव को उत्पन्न करता है। यह कहां कहां होता है, किन किन जीवों में होता है? तो सामान्यतः हम लोग अमीबा तथा पैरामीशियम, लिस्मेनिया इत्यादि में हम लोग देखते हैं। इसके कुछ और लक्षण हैं। तो इसके लक्षण है कि इसमें दोनों जीव स्वतंत्र रूप से परिवर्तित होते हैं, यानी कि दोनों जो है इंडिपेंडेंट रूप से अलग अलग जो है अपना जो है सो जीवन यापन करने में सक्षम होते हैं। यानी कि कंप्लीट रूप से जैसे ही दोनों का अलग अलग होता है, वह विभाजित होता है, वह स्वतंत्र रूप से जो है सो जीवन यापन करने में सक्षम हो जाते हैं। दूसरी जो बात होती है कि क्योंकि इस क्रिया को आर्कियोटोमी भी कहते हैं, इस क्रिया को आर्कियोटोमी भी कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि थोड़ा सा इसको चित्र के माध्यम से देखने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से बाइनरी फिजन होता है। बाइनरी फिजन किस प्रकार से होता है, तो इसको हम लोग चित्र के माध्यम से देखने का प्रयास करते हैं। देखिए, सामान्यतः हम इसको अमीबा के रूप में सबसे प्रथम लेते हैं। तो अमीबा एक कोशिकीय जीव है, जैसा कि मालूम है। इसमें ये केंद्रक होते हैं और कोशिका द्रव्य मौजूद होते हैं, कोशिकांग मौजूद होते हैं, और ये कूटपाद होता है बाहरी भाग, ये कूटपाद होता है। अब क्या होता है कि जैसे यह स्वांगीकृत होता है,
वैसे ही जैसे ही यह वृद्धि और विकसित होता है कि यह कोशिकाएं जो है जो दो भाग में विभाजन की ओर अग्रसर होने लगती है। यानी कि अब जो है दोनों में अलग अलग केंद्रक का निर्माण हो गया, यानी कि केंद्रक भी दो भाग में बट गई, यानी कि सर्वप्रथम केंद्रक ही बटता है, इसके बाद जो है जो कोशिकाएं बटती है। यह केंद्रक दो भाग में बटा, अब जो है जाकर के यह दोनों इंडिविजुअल रूप से, स्वतंत्र रूप से अलग हो जाता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि एक अमीबा में किस प्रकार से द्विविभाजन होता है, इसी प्रकार से पैरामीशियम में भी होता है। तो इस प्रकार से हम देखें कि बाइनरी फिजन किस प्रकार से हो रहा है, यानी कि दो भाग द्विविभाजन किस प्रकार से हो रहा है, यानी कि एक कोशिकीय जीव अमीबा यह जैसे स्वांगीकृत होता है, इसके बाद जो है सो यह सबसे पहले जो है सो केंद्रक का विभाजन होता है, केंद्रक टूट करके जो है सो दो भाग में दोनों किनारे में चले जाता है। इसके बाद जो है सो बीच से हम जैसा देख रहे हैं कि कोशिका जो है सो दब करके जो है सो अलग होने के कगार पर पहुंचती है। इसके बाद जो है सो दोनों फिर जो है सो इस प्रकार से नजदीक आ जाता है, और नजदीक आने के बाद पुनः जो है सो इस प्रकार से जो है बढ़ जाता है। इस प्रकार से हम देखें कि किस प्रकार से द्विविभाजन होता है। अब हम लोग अगली विधि आती है बीजाणु जनन, यानी कि स्पोर फॉर्मेशन। इसमें क्या होता है कि बीजाणु एक कोशिकीय पतली भित्ति युक्त संरचना होती है। इसमें अंकुरन से नए पौधे का निर्माण होता है, यानी कि स्पोर फॉर्मेशन। अगर इसको थोड़ा सा विस्तार से जाने का प्रयास करें तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि स्पोर फॉर्मेशन बनना, बीजाणु का बनना। बीजाणु क्या होता है, जैसा नाम से है कि बीजाणु यानी कि बीज के अणु, यानी कि बहुत सूक्ष्म, बहुत छोटा, जो हमारी नंगी आंख से दिखाई नहीं पड़ता है। इसको उदाहरण के रूप में हम साथ लेकर के चलें तो हम लोग सामान्यतः पेनिसिलिन यानी कि पेंटेड गोली खाते हैं। यह जो बनी हुई है वह पेनिसिलियम से बनी हुई है। पेनिसिलियम एक प्रकार का कवक होता है जिसमें बीजाणु जनन होता है। दूसरा राइजोपस भी फफूंद भी होता है, वह उसमें भी बीजाणु जनन होता है। इसमें क्या होता है कि इसके स्पोर्स जो होते हैं, इसके अंदर छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं जो इससे अलग होकर के नए जीव का निर्माण कर लेते हैं। उसी प्रकार से राइजोपस फफूंद में देखते हैं। राइजोपस फफूंद हमको सामान्यतः कहाँ दिखाई पड़ता है, तो राइजोपस फफूंद जो है, जैसे बरसात के सीजन में अगर ब्रेड वगैरह सब रखा होता है, उसमें वहां पर नमी होती है, तो आप देखते हैं कि छोटी छोटी फफूंद, एकदम सफेद रंग की फफूंद जो है सो उसके ऊपर में आ जाती है। वो बाद में धीरे धीरे मैच्योर कर जाती है तो वह भूरा रंग हो जाता है, और आप देखते हुएगा कि उसको जरा सा भी डोलाते हैं, हम लोग हिलाते हैं, तो उससे जो है सो एकदम पाउडर के रूप में जो है सो निकलने लगता है। तो वह जो पाउडर के रूप में निकल रहा है वह राइजोपस फफूंद के स्पोर्स हैं। वह जहां भी उसको, जिस भी जगह उसको जो है सो अनुकूल परिस्थिति मिलती है, वहां जाकर के वह जर्मिनेट कर जाता है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि राइजोपस फफूंद हो या पेनिसिलियम हो, इसमें स्पोर फॉर्मेशन होता है, बीजाणु जनन होता है, और बीजाणु जनन के माध्यम से जो है सो यह जनन करने का काम करता है। नेक्स्ट आता है हमारा मुकुलन। मुकुलन यानी कि बडिंग। हम सबसे पहले नाम के ऊपर में चलते हैं। मुकुलन यानी कि मुकुल शब्द से मुकुलन बना है। मुकुल कहते किसको है कि कोई शरीर का कोई छोटा सा भाग अगर उभर जाता है तो उसको कहते हैं मुकुल। तो यह हो गया मुकुल। तो अब परिभाषा देखें। इस प्रक्रिया में कोशिका में बाह्य वृद्धि होकर एक या एक से अधिक मोटी रचना बन जाती है जिसे मुकुल कहा जाता है। यानी कि
शरीर का कोई भाग, यानी कि अगर कोशिका है तो कोशिका का कोई भाग जो है सो वृद्धि किया और वृद्धि करके जो है सो वह मुकुल के रूप में हो गया। बाद में जो है सो केंद्रक भी विभाजित हुआ, केंद्रक विभाजित होकर के दोनों में आ गया। इसके बाद यह मुकुल जो है सो झड़ जाता है, बाहर निकल जाता है जनक जीव से और एक नए जीव के का निर्माण कर लेता है। इसको अगर हम चित्र के माध्यम से अगर देखने का प्रयास करें तो हम इस प्रकार से इसको देख सकते हैं कि जो ईस्ट होता है, ईस्ट भी एक प्रकार का फफूंदी ही है, यह भी फंजा ही है, यह एक कोशिकीय फंजा है। इसके बाहरी भाग में एक छोटा सा पहले मुकुल निकलता है, वह मुकुल जो है सो धीरे से धीरे जो है सो बड़ा बनता है। बड़ा बनने के बाद जो है सो उसके अंदर केंद्रक होते हैं। यह केंद्रक जो है, केंद्रक भी विभाजित हो जाता है, विभाजित होकर के दो हो गया। अब इसके बाद जो है सो इससे यह जो है जनक जीव से मुकुल के माध्यम से यह अलग हो गया, अब एक नए जीव के रूप में आ गया, तो यह कहलाता है मुकुलन। एक दूसरी बात आती है, दूसरा एक हाइड्रा होता है। हाइड्रा में भी इसी प्रकार से मुकुलन होता है। उसमें किस प्रकार से होता है उसको हम लोग देखते हैं। हाइड्रा चित्र थोड़ी सी किताब में बेटर दी हुई है, नहीं तो हम जो है सो चित्र इसके ऊपर डाल देते हैं और इसके बाद जो है इसको देखिएगा। इसमें जो है छोटा सा भाग उभरता है, उभर करके बड़ा होता है इस, और फिर जो है सो एक नए जीव के रूप में जो है सो यह आ जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि मुकुलन के माध्यम से मुकुल के रूप में बढ़ता है, फिर जो है सो नए जीव के रूप में आ जाता है। अब देखिए यहां पर मुकुलन में भी हम यहां पर अगर यहां देखें कि ईस्ट में, तो इसको हम लोग बाइनरी फ्यूजन भी कह सकते हैं, लेकिन नहीं। बाइनरी फ्यूजन में, द्विविभाजन में क्या होता है कि जनक जीव कंप्लीट रूप से विभाजित होकर के दो बराबर भागों में बट करके जो है सो दो नए जीव का निर्माण कर रहा है। जबकि यहां क्या हो रहा है, बर्डिंग में क्या होता है, मुकुलन में क्या होता है कि एक जनक जीव है, उसके शरीर का कोई भाग जो है सो मुकुल के रूप में बढ़ता है और फिर जो है सो वह उससे अलग हो जाता है, एक जनक जीव हो जाता है, ये उसका ऑफस्प्रिंग हो जाता है। यहां भी हम देख रहे हैं कि हाइड्रा में एक जनक जीव है और दूसरा जो है वो उसका ऑफस्प्रिंग है। जबकि बाइनरी फ्यूजन में होता है, द्विविभाजन में होता है कि वह जीव जो है सो कंप्लीट रूप से जनक जीव विभाजित होकर के दो भाग में बढ़ गया, इसके बाद उसका जनक जीव का कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाता है, दोनों ऑफस्प्रिंग होते हैं। जबकि यहां पर हो रहा है कि एक जनक जीव है और दूसरा जो है सो उसकी संतति है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि बर्डिंग जो है सो बाइनरी फ्यूजन से अलग होता है। अब नेक्स्ट आता है हमारा कलिका यानी गेम्यूल्स। इसमें क्या होता है कि किसी भी पौधे या उसकी पत्तियों के ऊपर में एक छोटे से हरे भाग की रचना निकल आती है। पौधे अथवा पत्तियों के भागों में एक छोटे से हरे रंग की रचना निकल जाती है जिसको कलिका कहते हैं। और ये कलिका मुख्य पौधे के पत्तियों से हो अथवा तनों से वे अलग होकर के नए पौधे को जन्म देते हैं, ये कलिकाएं कहलाती हैं। तो इसमें हो गया कि पौधे की पत्ती या तने के अग्रभाग पर हरे रंग की रचना निकलती है, पहले हरे रंग की रचना निकलती है, उसी को कलिका कहते हैं, जो बाद में उस मूल पौधे से अलग होकर के नए पौधे को जन्म देता है, यह कलिका कहलाती है। नेक्स्ट हमारा आता है खंडन यानी कि फ्रेगमेंटेशन, टूटना, खंडित होना। मूल रूप से
या एस्पायरोगैरा जैसे शैवाल या यूलोथ्रिक्स के पौधे में होता है। इसमें क्या होता है कि जैसे ही वह एस्पायरोगैरा शैवाल जो नदी तालाब वगैरह सब में पाया जाता है, वह जैसे ही मैच्योर्ड होता है, मैच्योर्ड होने के बाद जो है वह अपने आप टूट जाता है। और टूटने के उपरांत जो है जितने भी उसके अंग होते हैं, जो भी भाग होता है, 2 भाग में टूटा, 3 भाग में टूटा, 4 भाग में टूटा, जितने भाग में वह टूटता जाता है वे सारे के सारे भाग जो है सो नए एस्पायरोगैरा को जन्म देता है। तो इस प्रकार से एक एस्पायरोगैरा मैच्योर्ड होता है, परिपक्व होता है। परिपक्व होने के बाद उसका भाग जो है सो वह टूट जाता है और टूटने के उपरांत जो है जितने भाग में वह टूटता है वे सारे के सारे नए एस्पायरोगैरा को जन्म देते हैं। परिभाषा देखिए इसमें, प्रौढ़ होने पर सरल बहुकोशिकीय जीव के शरीर का 2 या 2 से अधिक भाग में अलग होना, वह टूट जाना, अलग हो जाना, जो बाद में विकसित होकर के नए जीव बनते हैं, खंडन कहलाता है या खंडन की परिभाषा हो गई। तो यह जो होता है जो कहाँ होता है, एस्पायरोगैरा में मूल रूप से होता है या यूलोथ्रिक्स के पौधे में होता है। तो इस प्रकार से खंडन की बात हो गई। और एक जो बच जाता है हमारा, वह है पुनर्जनन। पुनर्जनन में हम देखते हैं कि कुछ जीव जो है ऐसे होते हैं, जैसे अमीबा हो गया या हाइड्रा हो गया या प्लेनेरिया हो गया। यह जीव किसी बाह्य आघात की वजह से विभिन्न टुकड़े में बढ़ जाता है, कट जाता है, अलग हो जाता है। और अलग होने के बाद जितने भी उसके कटे हुए भाग होते हैं, उससे जो अलग होता है वह भाग जो है सारा का सारा जो है सो एक नए जीव के रूप में उत्पन्न हो जाता है। यह पुनर्जनन कहलाता है। जैसा कि नाम से भी स्पष्ट है, पुनर्जनन यानी कि फिर से जन्म ले लेना। अगर उसका कोई भी भाग, शरीर का कोई भी भाग कट करके अलग हुआ तो वह रीजनरेट हो जाता है, पुनः जो है सो जीवित हो जाता है। यह प्रक्रिया जो कहलाती है वह पुनर्जनन कहलाती है। जैसे या अमीबा में ही हम देखें तो अगर इसका कोई भी भाग कट करके अलग हुआ तो ये भाग जो है सो 2 अमीबा जो है सो बन गया। उसी प्रकार से अगर हम प्लेनेरिया में देखें तो हम देखते हैं कि प्लेनेरिया का कोई भी भाग अगर कट करके अलग होता है तो इस प्रकार से जो है सो नए जीव जो है का निर्माण हो जाता है, यानी कि वह रीजनरेट कर जाता है, फिर से जो है सो वह जन्म ले लेता है। कोई भी भाग अगर कटा तो वह भाग जो है वह भाग भी और जो पूर्व का भाग है वह विभाग भी जो है सो दोनों जो है सो नए जीव के रूप में आ जाता है। तो यह जो है सो प्रक्रिया कहलाती है रीजनरेशन। अलैंगिक जनन की अन्य विधियों को अगर हम देखते हैं तो कुछ विधियां ये भी हैं, जैसे कोनेडिया अथवा जूस्पोर। हालांकि ये दोनों विधियां ही भी स्पोर फॉर्मेशन के अंतर्गत ही आती हैं, लेकिन 12वीं कक्षा में इसको एक अलग रूप में दिया गया है कि कोनेडिया क्या है और जूस्पोर क्या है। तो उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। जैसा कोनेडिया का निर्माण ऊपरी भाग में श्रृंखला के रूप में होता है। कहाँ? मूल रूप से आप देखिए, उदाहरण देखिए तो पेनिसिलियम के ऊपरी भाग में जो है इसका निर्माण होता है और वायु के द्वारा वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है और जहां जाता है अनुकूल परिस्थिति मिलती है वह जर्मिनेट कर जाता है। पेनिसिलियम के अलावा एस्परजिलस भी है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कि किस प्रकार से पेनिसिलियम जो है सो कोनेडिया के माध्यम से नए स्पोर का निर्माण कर रहा है, नए कोनेडिया का निर्माण कर रहा है और उसके द्वारा जो है सो नए जीव का निर्माण हो रहा है। दूसरी बात आ जाती है हमारी जूस्पोर। जूस्पोर क्या है कि कुछ शैवाल तथा जलीय कवक सामान्यतः होता क्या है कि सूक्ष्मदर्शी चलनशील अंग की सहायता से वह जो है सो अपने आप को जनन करता है, यानी कि यह शैवाल अथवा या कुछ जलीय कवक जो है अपने चलनशील अंग, जैसा चित्र में देख रहे हैं आप कि चलनशील अंगों की सहायता से ये
अपने अपना जनन करते हैं और फिर जो है सो नए जीव के रूप में आ जाते हैं और वह भी क्या कहते हैं सो एक अलग स्वतंत्र जीव का निर्माण कर लेता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इसके अंतर्गत जो है सो कोनेडिया था जूस्पोर भी आता है। उसके अलावे ये तो निम्न वर्गीय जंतुओं की बात हुई। अब कुछ जो है सो उच्च स्तरीय पादप में किस प्रकार से अलैंगिक प्रजनन होता है उसको भी हम लोग देखते हैं। तो उस क्रिया को कहते हैं कायिक प्रवर्धन या कायिक जनन। इस कायिक प्रवर्धन और या कायिक जनन में क्या होता है कि ये उच्च स्तरीय पौधों में होते हैं जिसका कोई भाग अलग होता है और उससे जो है सो नई संतति उत्पन्न हो जाती है। इसको हम लोग अगले भाग में देखेंगे। फिलहाल अगर आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत है या आपको समझने में समस्या उत्पन्न हो रही है तो आप फोन के माध्यम से भी, जैसा कि आपके स्क्रीन पर जो है सो मोबाइल नंबर दिया हुआ है और चैनल, यूट्यूब चैनल भी आपके सामने दिख रहा होगा और साथ ही साथ जो है सो हमारे व्हाट्सएप नंबर भी यही है। इसके माध्यम से आप जो है सो किसी भी प्रश्न की बात हो या कमेंट की बात हो आप कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा। यह तो आपका अपना काम है। तो धन्यवाद।